यहाँ पे हम इसे रिटन फॉर्म में देखेंगे। स्लाइड्स में हम इसे रिटन फॉर्म में मैं रीड करूँगी और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज़ किया था। और बेसिकली ये जो मॉडल है इसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो फ्लूइड स्टेट में रोटेट कर रहे होते हैं और उनके अंदर प्रोटीन जो होती है वो पेनिट्रेट हुई हुई होती है, लाइक अ आइसबर्ग इन द सी, लाइक अ मोज़ेक और लाइक अ आइसबर्ग इन द सी। लिपिड बाइलेयर होती है जो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बेसिक जो कोर होता है, जो बेस होती है इस पूरे स्ट्रक्चर की, वो लिपिड की बाइलेयर होती है। और ये लिपिड की बाइलेयर जो है उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह, वो फ्लूइड स्टेट में होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्लूइड स्टेट में होते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जो है वो मूव कर सकें। उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो यहाँ से लैटरली इस तरफ मूव कर सकें और इस तरफ मूव करके अपनी जो है वो पोजीशन चेंज करते थे। इसके अलावा इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में आपको प्रोटीन नज़र आएगी जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है। ये बिल्कुल इस तरह से प्रोटीन इस तरह से अरेंज हुए होते हैं जैसे कि सी के अंदर आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स या बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे जो हैं वो सी में मौजूद हैं। और बिल्कुल आइसबर्ग टुकड़े जो हैं वो आइसबर्ग के बिल्कुल सरफेस व्यू से ये इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं कि जैसे सी के अंदर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बोलें कि ये लिपिड है और इस लिपिड में इस चीज़ की पेनिट्रेशन हुई हुई है प्रोटीन की, और ये डिसकंटीन्यूअस पार्टिकल हैं वो बिल्कुल इस तरीके के लगते हैं जैसे लिपिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, आइसबर्ग मौजूद हैं समंदर में। और बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये कंसिस्ट करता है लिपिड की दो लेयर पे, अपर लेयर और लोअर लेयर। और इसमें बीच और इन ये जो हैं एक जगह से लिपिड के मॉलिक्यूल में बीच बीच में स्पेसेस होती हैं, ये थोड़ा मूव करके अपनी पोजीशन यहाँ लेकर आ सकते हैं। ये इस तरफ मूव होकर पूरी की पूरी इस तरफ जा सकती है, पहले यहाँ थी अब इसकी मूव होकर यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। तो बीच में जगहें बनी रहती हैं जिनकी मदद से ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल होती है। अब हमने ये देखा, अब हम प्रोटीन जो होती है वो मोज़ेक की फॉर्म में होती है, डिसकंटीन्यूअस पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, मोज़ेक की फॉर्म में होती है, जैसे ये आपको मोज़ेक नज़र आ रहा है। मोज़ेक कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो ट्री है वो येलोइश ऑरेंज है, फिर ब्लू कलर नज़र आ रहा है, फिर आसमान जो है वो सुरमई सा है, फिर ये मुख्तलिफ़ कलर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे फ़र्श पे मोज़ेक होता है ना, मोज़ेक का फ़र्श होता है, जैसे उसमें नीला भी होता है, उसमें लाल रंग भी होते हैं, उसमें इस तरह भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे होते हैं, ये मोज़ेक बन रहा है। तो ये मोज़ेक का पूरा फ़र्श बन गया। तो इसी तरह से जो लिपिड की हमारे पास मेम्ब्रेन है, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी ऐसे आपको मुख्तलिफ़ कलर के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे
इसकी वजह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, मोज़ेक है ये। नज़र आ रहा होगा आपको पूरा स्ट्रक्चर। तो ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कैपेबल होती है मूव करने की। ये मूव करेगा, थोड़ा सा मूव करके थोड़ा यहाँ हो गया, ये वाला इस जगह पे आ गया, ये वाला इस जगह पे आ गया, ये वाला मूव करके इस जगह पे आ गया। तो ये मूव करते करते पोजीशन जो है वो अब पहले यहाँ थी, अब पोजीशन जो है वो यहाँ आ गई। तो मूवमेंट हो रही है मुसलसल, और मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से जब मूव कर रहे हैं तो जब हो रहा है तो बीच बीच में स्पेसेस बन रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ों की मूवमेंट होना पॉसिबल हो रही है। सेमी परमानेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को अलाउ करेगी, अदरवाइज़ अलाउ नहीं करेगी। अब ये देखें यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, ये इस लिपिड बाइलेयर से में प्रोटीन भी मौजूद है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये। इंट्रिंसिक प्रोटीन अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन डीपली पेनिट्रेट हुई है इनटू द मेम्ब्रेन। सेलुलर डिफ्यूजन हो रहा है, एक सेल में से चीज़ें जो हैं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। अब कैसे कोशिश करेंगी? ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो सेल के बाहर वाली जो स्पेस होती है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसे हम लिक्विड है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया था बीच में स्पेसेस होती हैं, तो ये जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मूव करके जाएंगे यहाँ से अंदर, फिर मूव करेंगे यहाँ से अंदर। तो ये हो रही है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन। ये कौन सी हो रही है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है? ये भी सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों नॉन पोलर हैं। ये नॉन पोलर बगैर किसी रुकावट के मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पोलर हेड है ना, ये पोलर हेड आपको नज़र आ रहा है, ये रुकावट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि बीच में स्पेसेस हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, एक तो इनमें से पास हो जाते हैं। ये पोलर हेड जो है और उसूलन तो नॉन पोलर के लिए रुकावट बनना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि बीच में स्पेसेस हैं, और स्पेसेस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें से पास हो रहा है। और बाकी नीचे क्या मौजूद है? टेल है, और आपको टेल पता है कि टेल जो है वो नॉन पोलर है, जो हेड है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कोई भी रुकावट नहीं होती और वो आसानी से अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। हम बात कर लेते हैं इस वाली स्लाइड की। इस वाली स्लाइड में आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन साइड है, ये इंटरनल साइड है। एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है।
सबसे पहले हम इंटीरियर साइड पे साइटोस्केलेटन का रोल देख लेते हैं। प्रोटीन के बने हुए थ्रेड्स होते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये साइटोस्केलेटन कहलाते हैं और इन साइटोस्केलेटन की वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है, सपोर्ट रहती है और प्रोटीन के बने हुए थ्रेड होते हैं। इंटरनल सपोर्ट होती है सेल को, सेल के ऑर्गेनेल्स अपनी अपनी जगहों पे रहते हैं। ये नहीं होता कि कुछ ऑर्गेनेल नीचे की साइड पे हो गए, कुछ ऊपर की साइड पे, या बैलेंस मेंटेन रखती है ये। और बाद मॉलिक्यूल्स इन पे जो हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर मूवमेंट भी करवाती हैं। जैसे गोल्जी अपैरेटस मूव कर जाएंगी, राइबोसोम मूव करेंगे, जगह से दूसरी जगह एक चीज़ को जाना है तो वो साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा और फिर ये पाथवे फराहम होता हुआ ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। फिर इसे बाहर जाना होगा तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चैनल प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन क्योंकि आउटर साइड पे भी है, इनर साइड पे भी इसका फेज़ है, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये कुछ चीज़ों को अलाउ कर रही है पास होने के लिए, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। ये जो चैनल प्रोटीन होती है ये सिलेक्टिव होती है। अगर ये वाटर को मूव करवाने के लिए है तो फिर उसे कहेंगे एक्वापोरिन। अगर हम ये सोडियम पोटेशियम को मूव करवा रही है सेल के अंदर और सेल के बाहर तो फिर हम इसे सोडियम पोटेशियम पंप का नाम देंगे। अगर ये एटीपी को मूव करवा रही है तो हम इसे एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। अगर ये कार्बोहाइड्रेट को मूव करवा रही है तो फिर उसका नाम अलग होगा। तो ये सिलेक्टिव होती है। बीच में यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तो फॉस्फोलिपिड को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम सेपरेटिंग टू फॉर और फ्लेक्सिबिलिटी। अब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होगी? देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड है ये इस तरह से है, इनके नीचे लिपिड की बनी हुई टेल है। अब होता क्या है कि इनके बीच में हमारे पास है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। गर्मियों में क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई मॉलिक्यूल है। गर्मियों में क्या होता है कि इनका फासला बहुत दूर दूर हो जाता है और दूर हो जाएंगे। तो जो टेल है ये इसको और दूर कर देगी, तो जो कोलेस्ट्रॉल है इनको बीच में जोड़ के रखने का काम करता है। ऐसा नहीं होता कि ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल एक तरफ चला गया बहुत दूर और दूसरा बहुत दूर चला गया और ये पूरी जो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हो गई कि सारी चीज़ें जो अंदर नहीं भी जाने वाली थी वो भी अंदर चली गई और जो चीज़ें बाहर ना निकलने वाली थी वो भी बाहर, इतना स्पेस हो गया। तो स्पेस को कम करने के कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में बाइंड करके रखने का काम करते हैं। इसी तरह से सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्योंकि लिपिड है, लिपिड आपस में एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जम जाते हैं क्योंकि सैचुरेटेड भी है ना इसमें। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं ये बीच बीच में आके इनको एक दूसरे से दूर दूर रखने का काम करते हैं, गैप बना के रखते हैं। बीच में कोलेस्ट्रॉल है तो बिल्कुल ही यूँ चिपक नहीं जाएंगी यूँ। अब बिल्कुल ही अगर चिपक जाएगी लिपिड्स के मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकेगी ना अंदर से बाहर जा सकेगी। तो थोड़ा सा फासला रखने के लिए ताकि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो
ऑक्सीजन वगैरह तो अंदर आ सके, वरना तो कोई भी चीज़ जो है वो अंदर नहीं आ सकेगी और ये बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगी। और ट्रांसपोर्ट देखें, सर्दियों में ना ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक ये जो टेल है ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड, तो इसकी वजह से। अच्छा, ये भी एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास टेल होती है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक तरफ जो होती है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों वाली टेल होती है, और एक तरफ जो होती हैं वो सिर्फ एक ही तरह की अगर सैचुरेटेड वाली हैं तो वो होती हैं, या फिर अनसैचुरेटेड वाली हैं, यानी कि बाज़ औक़ात दोनों टेल सैचुरेटेड होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ एक ही हों, एक तरफ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड वाली टेल है एक लेयर के पास, और एक लेयर के पास हो सकता है कि ये सैचुरेटेड वाली भी हो और दूसरी वाली भी सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड नहीं होती, बाज़ औक़ात ये भी होता है। और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड होने का दूसरा भी अहम मकसद क्या है कि दोनों एक ही उसमें मौजूद हैं, तो ये जो है वो सैचुरेटेड वाली जमने की कोशिश करेगी, और अनसैचुरेटेड वाली जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो इसको जमने से रोकेगी। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टेल का मकसद क्या होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा जम सके और ना बहुत ज़्यादा, जमने से रोकने के लिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड भी मौजूद है, जो यानी कि आधी ऐसा नहीं होगा कि पूरी जम जाए, या ऐसा नहीं होगा कि पूरी लिक्विफाइड हो जाए। तो दोनों टेल्स हैं ये, जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है, ये सर्दियों में जमने की कोशिश करेगी, और ये वाली जो है वो अनसैचुरेटेड है, ये सर्दियों में इसमें बीच में कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसमें लो टेम्परेचर में ये जमने के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करेगी। तो ये जो हमारा गर्मियाँ और सर्दियाँ इस तरह से इनमें मेंटेन रहती हैं, ना पूरी सॉलिडिफाई होती हैं ना पूरी लिक्विडिफाइड होती हैं। गर्मियों में भी क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड है वो तो बिल्कुल लिक्विडिफाइड टेल की तरह से इसे करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सैचुरेटेड है वो इतनी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, तो बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन रहेगा, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा सॉलिड। ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की चेन, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन जब प्रोटीन की साथ अटैच होती है तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जब लिपिड के साथ अटैच होती है तो हम इसे कार्बोहाइड्रेट की चेन को कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए और रिकग्नाइजेशन के लिए, किसी भी सेल की सरफेस पे जब इस तरह की चेन मौजूद हो, हर सेल में अलग अलग होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन के साथ अटैच हो तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ अटैच हो, अगर यहाँ पे कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है और लिपिड के साथ अटैच हो तो फिर हम इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रो ग्लाइकोलिपिड्स, यहाँ पे हो गया ग्लाइकोलिपिड्स, और यहाँ पे हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन और ये हो गया लाइपोप्रोटीन। यहाँ पे बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेल को ये एज अ रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स, ये इस तरह के रिसेप्टर्स हैं, ये लगे हुए होते हैं
इनकी मदद से आप दो सेल को पहचान सकते हैं। अगर दो सेल में एक ही तरह के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं तो वो एक तरह के सेल्स हैं। ये दोनों सेल्स इन रिसेप्टर की मदद से आपस में एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इन रिसेप्टर से आके कोई भी हार्मोन, कोई भी एंजाइम्स, कोई भी सॉल्वेंट आके यहाँ से सबसे पहले अटैच होता है, रिकग्नाइज करता है। ये एज अ सिग्नल के तौर पे काम करते हैं, रिकग्नाइज करता है। फिर वो चीज़ जो है वो इन रिसेप्टर से अटैच होके कहाँ ट्रांसफ़र होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है। ये एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करवाने का काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं। कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा तो वो इन रिसेप्टर से अटैच होके सेल के अंदर जो है वो फिर अटैक करेगा। ये रिसेप्टर्स जो हैं वो किसी भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को अपने साथ जो है वो अटैच करवा लेते हैं। जैसे अगर इन रिसेप्टर्स, जैसे ये रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के ऊपर अगर एंटीजन ए लगा हुआ है तो ये, अगर ये ब्लड का सेल है तो ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। इन रिसेप्टर्स के ऊपर एंटीजन बी लगा हुआ है तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इन रिसेप्टर्स के ऊपर ब्लड ग्रुप ए बी लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर कोई भी रिसेप्टर्स के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे प्रोटीन जो होती हैं, दो तरह की होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो पूरी कॉर्पोरेट हुई हुई होती हैं, एक्सटर्नल साइड पे भी दिख रही होती हैं और इंटरनल साइड पे भी दिख रही होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सटर्नल साइड पे भी है, इंट्रिंसिक एक्सटर्नल साइड पे भी है। और यहाँ पे इस तरह से अगर कोई बाहर की तरफ अटैच हुई हुई है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, वो लूजली अरेंज हुई हुई होती है और उसके साथ अमूमन कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होती है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये लिपिड की बाइलेयर के दोनों साइड पे मौजूद होती है। ये जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन चैनल प्रोवाइड करती हैं जिनकी मदद से चीज़ें जो है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव करती हैं। ये चैनल प्रोवाइड करती हैं जिनकी वजह से चीज़ें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो है वो मूव करती हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इन प्रोटीन से आयंस, पोटेशियम, कैल्शियम बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं प्रोटीन से गुजर के। पोटेशियम पम्प, सोडियम पोटेशियम पम्प, सोडियम बाहर जा रहा है तो पोटेशियम अंदर आ रहा है। ATPase कॉम्प्लेक्स ये इस शेप का होता है। हाइड्रोजन जाते हैं इसमें तो फिर जो है वो ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है वो ATP जनरेट, 3 हाइड्रोजन जाते हैं तो ATP बनता है। इसके अलावा एक्वापोरिन, एक्वापोरिन जो है उससे वाटर मूव करता है। इस तरह से कुछ जो है वो कैरियर प्रोटीन होती है, ये मुख्तलिफ ये एंजाइम के तौर पे वर्क करती हैं। ये मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ सबस्ट्रेट्स को अपने साथ अटैच करा के फ्लिपासाइड होकर बाहर की तरफ निकाल देते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है। ये ऐसी प्रोटीन है जो आउटर साइड पे अटैच हुई हुई होती है और ऐसे अटैच हुई हुई होती है। और ये किसको फेस कर रही होती है, अ क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर और ईदर द एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक साइड। या तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे होगी, सेल के बाहर की साइड पे प्रोटीन होती है इस तरह, या फिर सेल के
अंदर जो साइटोप्लाज्मिक साइड वाली सरफेस है उसमें बाहर की तरफ ऐसे अटैच हुई हुई होती है, बस लूजली अटैच हुई हुई होती है, या फिर बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, या फिर साइटोप्लाज्म की तरफ। और इन प्रोटीन के साथ अगर ग्लूकोज अटैच हो जाए, ग्लूकोज की साइड चेन हो इन प्रोटीन के साथ, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर इन प्रोटीन के साथ लिपिड्स की चेन अटैच हो जाए तो फिर हम उसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लाइपो का मतलब फैट्स या लिपिड्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, अंदर से चैनल जो है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चीज़ें जा रही हैं, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये बाहर की तरफ अरे सेमी पर हाफ डीपली पेनिट्रेट है लेकिन पूरी नहीं है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? बहुत सारी फंक्शन करती है, लेकिन सबसे अहम फंक्शन क्या है इसका? साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा फ्लो करवाती है सोल्यूशन और मटेरियल्स का सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ। इसके अलावा ये लिमिटेशन रखती है और चेक एंड फ्लो करती है। ये नहीं है कि जिसकी मर्ज़ी, जिस मटेरियल की मर्ज़ी है वो आए, जिस मटेरियल की मर्ज़ी है जाए, सेल का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए और सेल का जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाए, सारे एटीपी बाहर चले जाएं, सारे एंजाइम्स अंदर आ जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। चेक एंड बड़ा चेक रखती है और जिसकी वजह से इसे डिफरेंशियल बड़ा और सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। परमिएबल का मतलब क्या है कि सिलेक्टिव चीज़ों के लिए परमिएबल है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को अलाउ कर देगी और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को रोक देगी। क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट होना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सूटेबल पीएच मेंटेन रखने के लिए? मेंटेन कैसे पीएच रहेगी? हाइड्रोजन ज़्यादा अंदर हो जाएंगे तो एसिडिक पीएच हो जाएगी, और OH ज़्यादा अंदर हो जाएंगे तो बेसिक हो जाएगी। तो खास अमाउंट में हाइड्रोजन रहे, खास अमाउंट में हाइड्रोक्सिल रहे, एक पर्टिकुलर पीएच रहे जिस पे सेल जो है सही काम कर रहा है। और ना सिर्फ सेल बल्कि हर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की एक अपनी पर्टिकुलर पीएच होती है, वो उसी पीएच पे काम करता है। साइटोप्लाज्म का तो अलग बात है, लेकिन हर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर मौजूद है उसकी पीएच को मेंटेन रखना भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के बाहर जो मेम्ब्रेन मौजूद है, गोल्जी अपैरेटस है, इसकी पीएच जो है अभी किस पीएच पे इसके अंदर क्या बन रहा है, उसकी पीएच क्या मेंटेन रहना चाहिए, कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए, कितने OH जाने चाहिए, ये इसकी मेम्ब्रेन है। ये भी सेमी परमिएबल है। आयनिक कंसनट्रेशन फॉर एंजाइम एक्टिविटी। देखिए एंजाइम जो एक्टिव होते हैं ना वो जब होते हैं जब आयन की कंसनट्रेशन मेंटेन हो। जो एंजाइम्स होते हैं ना पर्टिकुलर आयनिक कंसनट्रेशन पे काम कर रहे होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आयन की कंसनट्रेशन ये ना हो सोडियम इतना है कि एंजाइम ही काम नहीं कर रहा, पोटेशियम इतना है, मैग्नीशियम इतना है, फॉस्फोरस और दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एंजाइम ही काम नहीं कर रहा सेल के अंदर। तो उन चीज़ों का चेक एंड फ्लो रखना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। इसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करवाना भी, उनको सेल से बाहर निकालना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। सेल से अंदर आना और सेल से बाहर जाना, उसके लिए दो मेन प्रोसेस हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट
पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रोसेस के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और जहाँ पे ज़रूरत है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब एनर्जी हमें क्यों लगानी पड़ती है? जब हम कोई आप ये यहाँ से कोई भी बंदा आएगा तो वो बगैर एनर्जी के जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो। तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये है पैसिव। तो हर वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें मूवमेंट्स होती है हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जो है वो मूवमेंट होती है। जब ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ मूवमेंट होती है तो फिर उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मूवमेंट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है, मरकज़ का होना ज़रूरी है, मंबे का होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी अगेंस्ट नहीं हो रहा काम, ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें आ रही हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम से ज़्यादा की तरफ मूव हो रही हैं तो हम उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है? व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन अकर्स स्पॉन्टेनियसली हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस, और इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती डिफ्यूजन करने के लिए। कुछ सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्रीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को पास होने के लिए चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है और वो लिपिड की मॉलिक्यूल से पास नहीं हो सकता। तो उसको पास करवाने के लिए प्रोटीन होती है जिससे ये पास होके नीचे जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए इस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो स्मॉल गैसेज हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसमें से आराम से पास हो जाते हैं, के बीच में स्पेसेस हैं तो पास हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी नॉन पोलर है। नॉन पोलर छोटे साइज़ के पास हो जाते हैं, पोलर बड़े साइज़ के पास नहीं होते। ऑस्मोसिस क्या है? It maintains a balance between the osmotic pressure of the interstitial fluid and then intracellular fluid and that of interstitial fluid known as osmoregulation. ऑस्मोसिस क्या है? सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर और सेल के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखने का नाम ऑस्मोसिस है। जितना सॉल्यूट का तनासुब सेल के अंदर है उतना ही सॉल्यूट का तनासुब सेल के बाहर होना चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बैलेंस रखना ज़रूरी है। बैलेंस रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे ऑस्मोसिस का जितना प्रेशर है उतना ही ऑस्मोसिस का यहाँ पे प्रेशर हो, और वो प्रेशर किस वजह से मेंटेन हो पाता है? ऑस्मोसिस की वजह से।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन अ सॉल्यूशन टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम विद प्योर वाटर। फिर वही वाली बात मैंने बताई कि ये सॉल्यूशन है, ये वाटर है बाहर और ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिस उस प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं होगा कि सारा पानी अंदर आ जाए या सारा पानी बाहर चला जाए। तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेन होना, कि वो मेंटेन रहे, ना ज़्यादा सॉल्यूट अंदर ना ज़्यादा सॉल्यूट बाहर, ना ज़्यादा पानी अंदर ना ज़्यादा पानी बाहर। ये किस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो सकता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसी चीज़ है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। ऐसा ना हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर का तो ज़्यादा हो जाए और सेल के बाहर का कम हो जाए। इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। देखिए इस वाली अपैरेटस में यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, मेंटेन है वाटर का बैलेंस। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट, यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे पानी कम है और सॉल्यूट उस बनिस्बत ज़्यादा है, और यहाँ पे बीच में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सॉल्यूट के हिसाब से यहाँ से पानी जो है वो मूव करना शुरू होगा इस तरफ, और यहाँ पे जितना पानी है और यहाँ पे इस वाले आम में जितना पानी है वो इक्वल है, क्योंकि ये जो पानी जो आपको ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है ये इस सॉल्यूट के लिहाज से उतना ही है जितना इस वाले आम का पानी इस सॉल्यूट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए पानी अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करना शुरू हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, और उस वक्त तक मूव करेगा जब तक यहाँ दोनों साइड का पानी जो है वो बराबर ना हो जाए। अब दोनों साइड का पानी क्यों यहाँ का आपको ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ का आपको कम दिख रहा है, लेकिन ये बराबर है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट कम है। यहाँ पे वाटर व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस इनटू इट। फिर मैं बता दूँ वही बात, एक वाटर है, ये बीकर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ से वाटर मूव कर रहा है यहाँ तक, यहाँ की तरफ अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, लेकिन ये मूवमेंट उस वक्त तक होती रहेगी जब तक बैलेंस बरकरार रहेगा, हो जाएगा। जितना 80% वाटर यहाँ है तो 80% वाटर यहाँ है, ये उस वक्त तक मूवमेंट होगी। लेकिन जैसे ही मूवमेंट बरकरार होगी यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से मज़ीद जो है पानी की मूवमेंट इसमें रुक जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि टेंडेंसी ऑफ अ वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस इनटू इट। ऑस्मोटिक प्रेशर उस वक्त ज़्यादा होता है जब उस जगह पे पानी की कमी होती है और उसकी वजह से पानी जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है अपनी हायर कंसनट्रेशन से उस सॉल्यूशन की तरफ जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, और वहाँ पे जाके उसको वो मेंटेन कर देता है। देखिए अब यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है,
पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ थ्रू अ चैनल प्रोटीन और थ्रू अ लिपिड। कुछ लिपिड के ज़रिए भी चले जाएंगे और कुछ वैसे भी चले जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पे देखिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन बाय कंज्यूमिंग एनर्जी कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ लो टू हाई कंसनट्रेशन अगेंस्ट अप द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी एनर्जी ओपन्स क्लोजेस प्रोटीन चैनल्स। एटीपी की जो एनर्जी होती है वो उन चैनल्स को ओपन और क्लोज करने के लिए ज़रूरी होती है। ये चैनल्स ओपन और क्लोज जब होंगे जब ये अपने साथ एटीपी को अटैच करवाएंगे। इनका एक एंड उस वक्त खुलेगा जब एटीपी अटैच होगी और दूसरा एंड उस वक्त ओपन होगा जब दूसरी तरफ से भी इसके पास एटीपी आके लगेगी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से देखें कम मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स अटैच ही उस वक्त होंगे जब यहाँ पे एटीपी की एनर्जी इस मॉलिक्यूल के साथ लगेगी। एटीपी अपनी एनर्जी लगाएगा तब ये गेट ओपन होगा। जब ओपन हो जाएगा तो फिर ये फ्लिपा साइड होगा और फिर ये दूसरी तरफ मूव करके इसको दूसरी तरफ मूव करवा देगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए ये हो रहा है। एटीपी की एनर्जी लग रही है, ये इस वक्त सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पे इस चैनल प्रोटीन में से कम कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो यहाँ पे एटीपी जो है अपनी एनर्जी लगा रही है। जब एनर्जी लगेगी जब ही ये प्रोटीन अपने साथ इन मॉलिक्यूल्स को अटैच कराने के काबिल होगी और फिर मूव करवाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंडोसाइटोसिस की। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर चीज़ें जो है वो फोल्ड कर लेती है इन दी फॉर्म ऑफ वैक्यूल। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, चीज़ अंदर जा रही है, फिर ये मज़ीद हो गई अंदर की तरफ, फिर ये पूरी ऐसी हो गई और फिर ये पूरी जो है वो यहाँ से फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होकर इसको फूड वैक्यूल की सूरत में अंदर लेगी। एक्सोसाइटोसिस, इस फूड वैक्यूल को बाहर निकलना है, फिर बाहर आएगा। ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ से इस तरह से इसके गिर्द सराउंड हो जाएगी और सराउंड होने के बाद ये यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के बाद दोबारा से अपनी असल शेप में आ जाएगी। एंडोसाइटोसिस को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, एक है फैगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स पिकअप किए जाते हैं और इंजेस्ट कर लेता है सेल उनको, जैसे WBCs जो हैं वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स को कोई भी सेल जो है जब इंजेस्ट करता है, जैसे WBC पिकअप कर लेते हैं फॉरेन बॉडीज़ को ब्लड स्ट्रीम से, जिसकी वजह से वो हार्मफुल बैक्टीरिया को पूरी बॉडी से निकाल देते हैं। ये सेल है वाइट ब्लड सेल्स, ये बैक्टीरिया हैं, तो ये इनको ऐसे अपने अंदर फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको बॉडी के अंदर ले लेंगे, तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसको सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। और पिनोसाइटोसिस कौन सा प्रोसेस है। जब लिक्विड मटेरियल बल्क की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा फॉर्म में
वेजिकल की फॉर्म में, बल्क की फॉर्म में एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, जिसे सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिक्विड है, ये बाहर से जो लिक्विड आया है वो किसी दूसरे सेल से आया है और ये वेजिकल के अंदर बंद होकर आए। अब वेजिकल के अंदर से बंद होकर आए तो फिर सेल इसको फोल्डिंग के ज़रिए अंदर लेगा। फोल्डिंग के ज़रिए अंदर लेने के बाद इसे इस तरह से अपने अंदर जो है वो नया वेजिकल जो है वो फॉर्म कर लेगा। एक्सोसाइटोसिस द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मेम्ब्रेन का फ्यूज्ड हो जाना, यहाँ पे देखें मेम्ब्रेन खुली हुई, अब ये मेम्ब्रेन का फ्यूज्ड हो जाना और मटेरियल का सेल से बाहर निकल जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। प्रोसेस व्हेन द सब्सटेंस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस था, वो मेम्ब्रेन इस तरह से उस चीज़ को बाहर निकाल दिया और फिर मेम्ब्रेन दोबारा से फोल्ड हो गई इस तरह से, और ये चीज़ जो है वो सेल से बाहर निकल गई। Process when substances are expelled from the cell, proteins, nutrients and waste exit by exocytosis. Vesicle carry and release object through the plasma membrane. वेजिकल जो है वो बन जाता है और वो इन सारी चीज़ों को सेल से बाहर निकाल देता है। इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने प्रपोज किया था 1972 में। और इस मॉडल की जो बेसिक थीम है वो ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड स्टेट में मौजूद होती है और उस फ्लूइड स्टेट में प्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं वो मोज़ेक की अरेंजमेंट में होते हैं। और ये जो फ्लूइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिक्विड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करने की सलाहियत रखती है। लिक्विड फॉर्म नहीं होती है जैसे ऑयल वगैरह, क्योंकि लिपिड है तो ये ऑयल की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, जब ये अपने अंदर से चीज़ों को पास करवाने में हेल्पफुल साबित होती है। अच्छा, सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के दो पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्यों जो शामिल है, उस फ्लूइड में बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं और कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं। और ये जो फ्लूइड है ये मूव कर सकता है साइड वे में, लैटरली मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं। और मूव करने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, फ्लूइड का नाम दिया गया है। अगर मैं ये बात करूँ, ये हमारे पास ये है लिपिड बाई लेयर। ये जो फ्लूइड है, ये मॉलिक्यूल ऐसे मूवमेंट में रहते हैं। इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं और इस तरफ भी मूव कर सकते हैं।
मुसलसल वाइब्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से बीच में जो है वो जगहें जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हुई होती हैं। तो ये फ्लूइड स्टेट में होता है। इसके अलावा इसमें मोज़ेक का क्या अरेंजमेंट है। मोज़ेक जो है वो उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं जो सरफेस पे मौजूद होती हैं, और ये जो सरफेस पे मौजूद होती हैं, इसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मोज़ेक लाइक अरेंजमेंट हो जाती है। ऐसे सरफेस पे मुख्तलिफ प्रोटीन मौजूद हैं। ये प्रोटीन मौजूद है, ये प्रोटीन मौजूद है। तो ये जो ऊपर से ओवरऑल अपीयरेंस आती है वो कैसी अपीयरेंस आती है, मोज़ेक की अपीयरेंस आती है। बड़ा करके अगर आप ये देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिपिड बाइलेयर है। एक लिपिड बाइलेयर, दूसरी लिपिड बाइलेयर, और इसमें ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मौजूद हैं, ये जिसकी वजह से मार्बल का जैसा मोज़ेक होता है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्बल के पीसेस होते हैं, बिल्कुल ऊपर से इस तरह की लगती है। आइसबर्ग इन द सी, जैसे समंदर में अगर आइसबर्ग हों तो वो छोटे छोटे आइसबर्ग इस तरह से सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं, इस तरीके से सरफेस पे। फॉस्फोलिपिड पोलर एंड है, ये वाला पोलर एंड है, और ये जो बीच वाला है नॉन पोलर एंड है। ये पोलर एंड है और ये नॉन पोलर एंड है। और ये दो प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये इसमें कोलेस्ट्रॉल की एसोसिएशन भी होती है, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। लिपिड्स जब लिपिड्स के साथ जब ग्लूकोज अटैच हो जाता है तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड की साइड चेन लगी हुई है। बाकी यहाँ पे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, जो इसको गर्मियों और सर्दियों में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लोकेशन हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सेल की सराउंडिंग में मौजूद होती है और सराउंड द सेल, फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ये सेल जो होता है, ये सेल है, और सेल की ये जो आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर की ये बाउंड्री, ये सेल मेम्ब्रेन है जो इसको इंटरनल एनवायरनमेंट को सेव कर रही है और बाहर के एनवायरनमेंट से इस सेल को सेव कर रही है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है, इस फ्लूइड में मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। तो ये फुल लिक्विड नहीं है, इसमें और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, जिसकी वजह से हम इसे सेमी फ्लूइड कह रहे हैं। सेमी फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये दो लेयर्स पे कंसिस्ट होती है। एक लेयर ये होती है, एक दूसरी लेयर ये होती है। सेमी फ्लूइड होता है जिसमें प्रोटीन जो है वो एम्बेड हुई हुई होती है। प्रोटीन दो तरह की होती है, बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर सरफेस पे लूजली अरेंज होती है उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो इंटरनल साइड पे होती है उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन जो होती है फुली स्पैन हुई हुई होती है, फुली इन्वाइड हुई हुई होती है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। फंक्शन क्या होता है, ये बाउंड्री बनाती है सेल की, दो सेल के बीच की बाउंड्री बनाती है और उसे एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे को अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाली जो डायग्राम है,
इस डायग्राम में अगर आप देखें तो 2 सेल, यहाँ पे आपको एक सेल की बाउंड्री दिख रही है और फिर यहाँ पे आपको दूसरे सेल की बाउंड्री दिख रही है, और 2 सेल की बाउंड्री जो है वो एक मखसूस स्ट्रक्चर से आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनसे कांटेक्ट रहेगा 2 सेल का आपस में, जिसे हम कहते हैं डेस्मोसोम। एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल के कनेक्शन से, एक सेल की बाउंड्री दूसरे सेल की बाउंड्री से कैसे जुड़ रही है? डेस्मोसोम से। देखिए क्लास, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें ये कोलिन है, कोलिन फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये जब कोलिन जो है फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ होता है, और फॉस्फेट से नीचे जो है वो ग्लाइसरॉल है। पोलर हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें एक सब्सटेंस है हमारे पास कोलिन, कोलिन के साथ देन ऊपर की तरफ कोलिन है, नीचे की तरफ ग्लाइसरॉल है, और फिर ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड की चेन है। एक फैटी एसिड की चेन में डबल बॉन्ड है जो वो थोड़ी सी आपको तिरछी नज़र आ रही है, और एक फैटी एसिड की चेन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये आपको नज़र आ रही है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड है। जो ऊपर की तरफ है वो हाइड्रोफिलिक एंड है। ये हेड है, हेड में फॉस्फेट के साथ अपर साइड पे कोलिन है, नीचे साइड पे ग्लाइसरॉल है, और फिर ग्लाइसरॉल जो है वो जाके 2 फैटी एसिड की चेन है, एक सिंगल कार्बन बॉन्ड वाली है जो सैचुरेटेड होती है, और जो डबल कार्बन की जो चेन है जिसमें डबल कार्बन मौजूद है, डबल बॉन्ड है, वो जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो अनसैचुरेटेड होती है, जो तिरछी है आपको टेल नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये इसका केमिकल फार्मूला है। यहाँ पे देखिए कार्बन के बीच में डबल कार्बन का बॉन्ड है, सिस डबल बॉन्ड, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। और ये जो है ये सिस डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। ये जो है वो अनसैचुरेटेड है, और ये जो ये वाली है सैचुरेटेड है। ये पूरा हाइड्रोफोबिक एंड है, और ये हाइड्रोफिलिक एंड है। ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, और ये जो है हाइड्रोफोबिक है। ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। इसके बाद यहाँ पे इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे अ लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडिंग अ बैरियर एंड कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग सिस्टम। ये जो आपको पूरी लिपिड की बाइलेयर की चेन नज़र आ रही है, इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन नज़र आ रही है, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है चीज़ों को, एक यहाँ से चीज़ों को ऊपर और ऊपर से चीज़ों को नीचे,
इसके अलावा ये सिग्नलिंग सिस्टम के तौर पे भी काम करता है। इसकी मदद से किसी भी सेल की पहचान होती है, सिग्नल जाते हैं, रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, सिग्नलिंग के तौर पे काम करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होकर एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करवाने का भी काम अंजाम देती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, अच्छा इससे पहले जो हमारे पास मॉडल आए थे वो इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि किसी मॉडल में ये कहा गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर मेम्ब्रेन है, और उसमें प्रोटीन की जो फॉस्फोलिपिड है उसके ऊपर एक और लेयर मौजूद है जो 3 लेयर मेम्ब्रेन है वो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की गई, और सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस मिली वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मिली। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमारे पास जो फ्रीज फ्रैक्चर इमेजेस आए सेल मेम्ब्रेन के, जिनकी वजह से डेवसन डिनेली मॉडल को रिजेक्ट किया गया। डेवसन डिनेली जो मॉडल था उन्होंने ये कहा था कि जो लिपिड की बाइलेयर है उसके गिर्द में एक प्रोटीन की लेयर मौजूद है, यानी कि 3 लेयर स्ट्रक्चर है। प्रोटीन उसमें एम्बेडेड नहीं है, प्रोटीन की पूरी एक लेयर मौजूद है और लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर के गिर्द में एक प्रोटीन की लेयर मौजूद है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और एक्सेप्ट ना करने की वजूहत ये थी कि जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला कि ये डबल बाइलेयर मॉडल है, और उसमें प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद होती हैं। दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज बाय जोनाथन सिंगर एंड ग्रेथ निकोलसन इन 1972. This model suggested that proteins are found within, not outside the phospholipid bilayer. वही वाली बात कि ये वाला जो मॉडल है इसमें ये उन्होंने ये कहा कि ये लिपिड की लेयर है, और इसके सराउंड में एक और लेयर है जो प्रोटीन की ऐसी बस लेयर है। ये डेवसन और डिनेली का मॉडल था जो रिजेक्ट हुआ। और इसके बाद कौन सा मॉडल है, ये है हमारा सिंगर और निकोलसन का मॉडल। जब उसका सरफेस व्यू देखा गया तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको उभार नज़र आ रहे हैं, एम्बेड आप लोगों को यहाँ पे छोटे ऐसे अगर मैं आपको समझाऊं, ऐसे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस पे कोई चीज़ मौजूद है। ना सिर्फ सरफेस पे मौजूद है बल्कि इनर साइड पे भी मौजूद है। के बाद ये देखिए, यहाँ पे आपको ई सरफेस नज़र आ रही है, ई सरफेस आउटर सरफेस, पी सरफेस इनर सरफेस। और ये ई सरफेस एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, पी सरफेस दूसरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसमें जो है प्रोटीन जो है वो फुली एम्बेड हुई है। ना सिर्फ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बल्कि इंट्रिंसिक प्रोटीन भी मौजूद है। ये है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सरफेस में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सर देखेंगे तो ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, और लिपिड्स के मॉलिक्यूल के बीच में आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, ऐसे प्रोटीन।
किसी और उससे बनाती हूँ, इससे बनाती हूँ। ये प्रोटीन नज़र आ रही है बीच बीच। ये लिपिड वाइल है और ये प्रोटीन मौजूद है और ये कार्बोहाइड्रेट की चैन है, तो ये हुआ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? मेम्ब्रेन जो फंक्शन करती है वो मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन जो है वो तमाम जो सेल्स की केमिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको ऑर्गेनाइज करती है। कैसे ऑर्गेनाइज करती है कि जिन चीज़ों की कोई भी केमिकल एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है तो उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको लेकर आना, सिलेक्टिव फॉर्म में लेकर आना, कौन सी चीज़ें चाहिए सेल को वो चीज़ें लेकर आना, वो सारा कौन परफॉर्म करता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परफॉर्म करती है। इसके अलावा आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की बाउंड्री बनाती है और उसकी सराउंडिंग बनाती है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, मॉलिक्यूल्स की ट्रैफिक को इन एंड आउट। कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को आने नहीं देती है। मैं पहले भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसके अलावा जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो देखें, एक होती है आउटर साइड पे मेम्ब्रेन और एक होती है इंटरनल साइड पे मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन ने तो बाउंड्री प्रोवाइड कर दी, सराउंडिंग प्रोवाइड कर दी चीज़ों को, अंदर से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर पहुंचा दिया। अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? फॉर्म द इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल ऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। फॉर्म दी सेल्स ऑर्गेनेल। इसके अलावा इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल ऑर्डर फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर्म द सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा कंपार्टमेंटलाइज केमिकल रिएक्शन। ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, देखें, अच्छा वही वाली बात मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेम्ब्रेन की। ये तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई बाइलेयर है। अब दूसरी ये क्या बात कर रहे हैं कि सेल्स के अंदर भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनेल के ऊपर बाउंड्री बना लेती है, तो वो ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो जाती है। इसके अलावा वो जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी बाउंड्री बना के रखती है। क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री बना के रखती है, ग्लाइऑक्सिसोम की, परऑक्सिसोम की, क्लोरोप्लास्ट की, उन सब की बाउंड्री बना के रखती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये हमारे पास। हाइड्रोफिलिक एंड है ये और ये हाइड्रोफोबिक एंड है। टेल्स हैं, ये टेल्स हैं और ये हेड है। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन को, इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटेग्रिन कहा जा रहा है। साथ में यहाँ पे प्रोटीन के साथ जब ग्लूकोज अटैच हुआ हुआ है तो उससे साइड चेन लगी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं तो उनके साथ ग्लूकोज अटैच हो जाए तो उसे हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉस्फेट के साथ लिपिड अटैच हुआ हुआ है तो ये फॉस्फोलिपिड हो गए। ये वाली जो नीचे वाली चेन है फॉस्फोलिपिड हो गई। ये जो आपको बीच में नज़र आ रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, बीच में ये कोलेस्ट्रॉल है।
ये फॉस्फोलिपिड हैं ये वाले। ये लिपिड है और इसके साथ ग्लूकोज अटैच हुआ हुआ है, तो ये बन गया ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे प्रोटीन है, इसके साथ ग्लूकोज अटैच हुआ हुआ है, तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन है, अभी फिर मैं इसे मिटा के दिखाती हूँ। ये प्रोटीन है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ये माइक्रोफ्लामेंट्स हैं साइटोस्केलेटन के। इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफ्लामेंट्स होते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये माइक्रोफ्लामेंट्स हैं जो सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स की प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की कितनी टाइप्स होती हैं, ये देखेंगे। सेल टू सेल रिकग्निशन प्रोटीन एक टाइप की जो प्रोटीन है। कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो मखसूस किस्म के सेल्स में मौजूद होती हैं, जिससे पहचान हो जाती है कि ये मखसूस किस्म के सेल्स हैं, इनमें यही वाली प्रोटीन होगी। एक होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन, एक होती हैं इंटरसेलुलर जंक्शन प्रोटीन। कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन प्रोटीन जोड़ देती हैं आपस में चीज़ों को। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो एंजाइम्स के तौर पर अटैच हुई हुई होती हैं। कुछ प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम का काम करती हैं, जैसे ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स होती हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन होती हैं, सिग्नल प्रोवाइड करती हैं, मुख्तलिफ टाइप के सिग्नल्स देती हैं एक सेल से दूसरे सेल्स को कि अब हमें डिसोसिएट होना चाहिए, अब हमें एंजाइम्स मुख्तलिफ चीज़ों को अपने साथ अटैच करवा लेना चाहिए, अब हमें दूसरे सेल्स को ये सिग्नल देना चाहिए कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ होती हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसमें आ जाती हैं कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, इसमें होती है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन है। अब सेल टू सेल रिकग्निशन प्रोटीन की बात कर लेते हैं। सेल टू सेल रिकग्निशन प्रोटीन आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेल, ये सेल्स को आइडेंटिफाई करती हैं एंड आइडेंटिफाई एज सेल एज अ सेल्फ वर्सेस फॉरेजन। सेल टू सेल रिकग्निशन प्रोटीन्स आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेल एंड आइडेंटिफाई अ सेल एज सेल्फ वर्सेस फॉरेजन। ये क्या करती हैं कि ये जो प्रोटीन लगी हुई होती हैं, ये इनका काम क्या है कि बाहर से आने वाले किसी भी चीज़ को पहचानना। इस प्रोटीन की मदद से ये अपने सेल्स को रिकग्नाइज़ करती है कि इसकी बॉडी का पार्ट है। ये प्रोटीन अपने आप को सेल्फ एज अ सेल्फ रिकग्नाइज़ करवाती है और बाहर से आने वाली प्रोटीन को रिकग्नाइज़ करवाती है। रिकग्निशन प्रोटीन्स है, ये सेल में, ये सेल है। अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास हम सेल टू सेल रिकग्निशन प्रोटीन, ये जो सेल टू सेल रिकग्निशन प्रोटीन है ये आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ सेल। इन प्रोटीन की मदद से एक सेल जो है वो रिकग्नाइज़ होता है दूसरे सेल से, और सेल्स को इन प्रोटीन की ये प्रोटीन जो है वो फॉरेजन बॉडीज़ को रिकग्नाइज़ करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। ये जो प्रोटीन है ये फॉरेजन जो भी पार्टिकल्स होता है उसको रिकग्नाइज़ करती हैं, और इन प्रोटीन की मदद से जो फॉरेजन पार्टिकल्स होता है या तो उनसे अटैच हो जाता है या फिर उनके साथ जैसे एंटीजन है, एंटीजन के तौर पे ये अटैच हो जाएगा। तो ये इसका इस सेल इस जैसे ब्लड ग्रुप का में ए एंटीजन अटैच हो जाएगा तो इस ब्लड का जो ग्रुप है वो ए हो जाएगा। अगर बी हो जाएगा, बी एंटीजन अटैच होगा तो बी एंटीजन बी ग्रुप हो जाएगा।
ए बी हो जाएगा तो ए बी ग्रुप हो जाएगा। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स को, वायरस को, बैक्टीरिया को अपने साथ अटैच करवाने में मदद देती हैं। और ये जो वायरस और बैक्टीरिया है इन प्रोटीन की मदद से सेल को रिकग्नाइज़ करता है कि हाँ हमें इस सेल पे अटैक करना है। जैसे कुछ वायरसेस जो हैं वो प्लेटलेट्स पे अटैक करते हैं, कुछ जो हैं वो इरेथ्रोसाइट्स पे करते हैं, कुछ जो है वो वाइट ब्लड सेल्स पे अटैच होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स कैसे रिकग्नाइज होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज प्रोटीन्स। मोस्ट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं, ये जो सेल्स के पास मौजूद होती हैं, ये होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या है कि प्रोटीन अटैच हुई हुई है, इसके साथ किस चीज़ की चेन होगी? कार्बोहाइड्रेट की चेन होगी। तो ये ज़्यादातर क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन है, इसके साथ क्या चीज़ अटैच हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट चेन्स वेरी बिटवीन स्पीशीज़। ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन है ये वेरी करती हैं, किसी में एक चेन लगी हुई होती है, किसी में एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, और इवन बिटवीन सेल टाइप्स इन अ गिवन इंडिविजुअल। ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन लगती है प्रोटीन्स के साथ, ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफ़र करती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करती हैं, और सेल टू सेल जो है वो डिफ़र करती हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से सेल रिकग्नाइज भी होता है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब ये देखें, ये ग्लाइकोलिपिड की, ये फास्फोलिपिड है बाइलेयर, इसमें जो है ये प्रोटीन लगी हुई है, रिसेप्टर प्रोटीन है। इनकी मदद से सेल रिकग्नाइज हो रहा है, और इन रिसेप्टर्स प्रोटीन पे आके ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं। मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये कोई वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई वाटर भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, सॉल्यूट पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। ये इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ आके रिकग्नाइज़ करेगा कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ अटैच होना है। दैन ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके ये यहाँ से सेल के अंदर, सेल के बाहर से सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं वो अलाउ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, स्मॉलर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी कॉस्ट। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स को, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, जैसे जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है, चार्ज पार्टिकल्स को अलाउ करती हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं पास, जिनकी मदद से ये अपनी हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे अगर ये हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पर वाटर की, तो ये प्रोटीन्स अपने अंदर से अलाउ करेंगी हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जिसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई एटीपी लगानी नहीं पड़ेगी। एटीपी किसे कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, द सेल एक्सपेंड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अगेन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स को अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो इसमें हमें क्या लगानी पड़ती है? एटीपी की एनर्जी लगानी पड़ती है। एटीपी लगेगी तभी यहाँ से स्मॉल अमाउंट से, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का, यहाँ पे कम है। यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए
चीज़ें कभी भी मूव नहीं करेंगी। लेकिन अगर हमें मूव करवाना है तो फिर हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब हमें मूवमेंट करवानी है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, एटीपी की एनर्जी लगानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है हमें? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंडर में आता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन किसी भी सॉल्यूट का, जब हम सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। कोई भी चीज़ जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो वो डिफ्यूजन होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये सेल के अंदर जो जाती है ना तो इन्हें मेम्ब्रेन से पास होने की ज़रूरत नहीं है। मेम्ब्रेन हो तब भी पास हो जाएंगी, मेम्ब्रेन हो नहीं हो तब भी पास हो जाएंगी। इसके अलावा कहीं पे कहीं पे परफ्यूम लगा हुआ है, परफ्यूम स्प्रे हुआ हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, थोड़ी देर में पूरे रूम में जो है वो स्मेल जो है वो फैल जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसके अलावा एक और एग्जांपल है डिफ्यूजन की, अब एक भी कर लें। बीकर में आप KMnO4 डाल दें। KMnO4 डाल दें, थोड़ी देर में ये इस बीकर का पूरा रंग जो है वो ग्रीन हो जाएगा। KMnO4 जो है वो पूरे बीकर में इस तरह से फैल जाएगा, जिसमें इसका मतलब है कि KMnO4 अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाएगा। किसी भी पर्सन ने परफ्यूम का स्प्रे किया हुआ है तो परफ्यूम अपनी हायर कंसंट्रेशन से इस रूम में हर तरफ फैल जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे मौजूद आदमी को भी इस परफ्यूम की खुशबू आएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन। अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ पे जो सॉल्यूट है इसको पास करवाने के लिए कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती हैं, जिनकी मदद से ये जो सॉल्यूट है या सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इसके साथ ये प्रोटीन है, सही, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, सब्सटेंस प्रोटीन के साथ अटैच हुआ है। यहाँ पे बनेगा SP, और फिर यहाँ पे P रह जाएगा और सबस्ट्रेट यहाँ से पास हो जाएगा। तो ऐसी डिफ्यूज़न जिसमें सब्सटेंस को पास करवाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत हो, अब वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन भी हो सकती है और कैरियर प्रोटीन भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, और चैनल प्रोटीन भी हो सकती है यहाँ पे इस तरह से। ये इसमें से सब्सटेंस यहाँ से पास हो जाएगा। सबस्ट्रेट इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट आएगा और फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, फ्लिप करेगा और फिर सबस्ट्रेट को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये जो है ये कैरियर प्रोटीन है और ये जो है ये चैनल प्रोटीन है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब
तो ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करें विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करें अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, then this type of diffusion is called osmosis. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वाटर है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर आएगा, तो हम उसे कहते हैं बल्क फ्लो। जब वाटर की बहुत ज़्यादा मूवमेंट की बात आती है, वाटर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो, तो यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। बल्क फ्लो का दूसरा नाम है पिनोसाइटोसिस। वाटर अंदर आ गया, फिर ये दोबारा बंद हो जाएगा, ये इसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंडर में नहीं है, याद रखिए। एक है एंडोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, और एक होता है फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस जब सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आते हैं तो हम उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। जब लिक्विड पार्टिकल्स अंदर या बाहर जाता है तो हम उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में कोई भी पार्टिकल है, इसे अंदर आना है, तो ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, ये पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी और अंदर हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, इनफोल्डिंग हो जाएगी और अंदर आ जाएगा, फिर ये बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाएगी और ये जो वैक्यूल है ये इसके आ जाएगा, पूरा ये वैक्यूल अंदर आ जाएगा। अब इसे हम नाम देंगे फूड वैक्यूल का। ये अब हो गया फूड वैक्यूल, ये मेम्ब्रेन यहाँ से फोल्ड हो जाएगी। अब इस फूड वैक्यूल के साथ क्या चीज़ अटैच हो सकती है? लाइसोसोम अटैच हो सकता है। एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर कोई भी चीज़ है, उसे सेल से बाहर जाना है, वैसे करीब आ जाएगी, करीब आने के बाद मेम्ब्रेन है ये ऐसी हो जाएगी, मेम्ब्रेन इसको इस तरह से घेरेगी, जो मेम्ब्रेन है ना ये इसको इस तरह से ऐसे ले लेगी, और लेने के बाद इसको क्या करेगी? बाहर निकाल देगी, और बाहर निकालने के बाद इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। फिर बना के दिखा देती हूँ, ये आ गई इस तरह से, अभी इसको ऐसी होगी, ये इसकी गिर्द में ऐसे आ जाएगी,
आने के बाद खुल जाएगा तो ये चीज़ बाहर चली जाएगी, ग्रीन कलर की थी, और ये मेम्ब्रेन है दोबारा बंद हो जाएगी। ऐसे हुआ, फिर ये मेम्ब्रेन नीचे से आई, नीचे से आने के बाद ये बाहर निकल गया, मेम्ब्रेन दोबारा ऊपर हुई। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड।